नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में टूटा राजनीतिक मिथक। सीएम धामी ने लगातार 4 साल का पूरा किया कार्यकाल, 5 साल तक बने रहने की चुनौती। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में की गंगा पूजा। हर की पौड़ी से नदी उत्सव का किया उद्घाटन। विकास संकल्प पर्व के तहत आयोजन। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था पहुंचेगा उत्तराखंड। सीएम धामी टनकपुर के श्रद्धालुओं के जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रशासन ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड में धामी सरकार की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 234 डॉक्टरों को किया बर्खास्त। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे बॉन्डधारी चिकित्सक। और उत्तराखंड में बारिश का कहर। लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदार मार्ग बंद। कर्णप्रयाग के पास गिरा मलबा। मौसम के चलते बीच बचाव में रोकी जा रही 4 धाम यात्रा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के 4 साल पूरे कर लिए हैं। पहली बार 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें सीएम बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी में नदी उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर गंगा पूजन समारोह में हिस्सा लिया और विकास संकल्प महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया है। अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा। एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज देर शाम उत्तराखंड पहुंच जाएगा। वहीं शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के टनकपुर से श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 52 श्रद्धालुओं के जत्थे का कुमाऊं संस्कृति और रीति रिवाज के साथ स्वागत किया जाएगा। इस बार पारंपरिक काठ गोदाम अल्मोड़ा रास्ते के बजाय टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ के रास्ते से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। 5 साल बाद दोबारा शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर इधर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली है। लंबे कालखंड के बाद अब फिर से आज पहला दल हमारे यहाँ टनकपुर में पहुँच रहा है और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा चुकी है और यात्रियों की सुरक्षा और उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा सुचारू रूप से आने वाले वर्षों में भी चले और जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो हमारे राज्य का और पूरी यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ये यात्रा हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है वहीं आदि कैलाश यात्रा भी प्रारंभ है। उसमें भी अब कई हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एक निजी होटल में आयोजित नागर विमानन
सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और उत्तर भारत के नागर विमानन मंत्रियों और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू का स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के नागर विमानन क्षेत्र में आई ऐतिहासिक प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। धामी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए एक पृथक पर्वतीय विमानन नीति बनाने का आग्रह किया है, जिसमें विशेष वित्तीय सहायता, संचालन के लिए सब्सिडी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ETC नेटवर्क, सटीक मौसम पूर्वानुमान, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे प्रावधान शामिल हों। मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से भी पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यह आयोजन देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है, मां गंगा भूमि के उत्सव से हो रही है और पवित्र चार धाम की भूमि से हो रही है। I would like to mention that there are some larger states also in the northern region like Uttar Pradesh, Rajasthan and much influential places like Delhi also. But the intent behind organizing this thing in Uttarakhand especially is that we have to take civil aviation to where it is required the most. To the smaller states, to the regions where the impact is going to be much more. मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 234 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा, ऐसा कहा है। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे बॉन्डधारी डॉक्टर को बर्खास्त किया जाएगा। बॉन्डधारी डॉक्टरों को प्रदेश में 5 साल की सेवाएं देनी जरूरी है। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे ये सभी डॉक्टरों को सरकार अब बर्खास्त करेगी। चिकित्सकों का जनपदवार विवरण दिया गया है। टिहरी गढ़वाल में 29, उत्तरकाशी में 25, रुद्रप्रयाग में 14, बागेश्वर में 10, पिथौरागढ़ में 25, पौड़ी गढ़वाल में 26, अल्मोड़ा में 16, चमोली में 46, चंपावत में 11, नैनीताल में 41 और देहरादून में 1 को बर्खास्त किया जाएगा। भट्ट की दोबारा से ताजपोशी के साथ ही चर्चा अब तेज हो गई कि क्या इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सियासी पकड़ और मजबूत हुई है। पिछले कुछ समय से सीएम धामी को लेकर ये सवाल उठते रहे कि क्या उनकी स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर खुद सीएम धामी ने कार्यशैली के जरिए जवाब दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धामी ने उन सभी की बोलती बंद कर दी जो उनके खिलाफ अभियान चलाते रहते थे। महेंद्र भट्ट को पुनः अध्यक्ष बनाकर उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। हरीश रावत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो लोग खुद को दावेदार मानते हैं और मुख्यमंत्री बदलने की कोशिशों में लगे रहते हैं, उनके लिए अब अंगूर और ज्यादा ऊंचे पहुंच गए हैं। इसमें तो कोई
शक नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। बाकी सब लोगों को उन्होंने बता दिया कि भाइयों चिंता मत करो, अंगूर आपके लिए खट्टे हैं, बल्कि और गुच्छा और ऊपर चला गया है। और ये उनके लिए भी है, शायद जो मंत्री पद के दावेदार हैं उनके लिए भी है कि तुम जो है जो उछल कूद मचा रहे हो, गुच्छा मेरी जेब में है। तो सर जो लोग मुख्यमंत्री हटाने की भी अभियान में लगे हुए थे वो उनको बता दिया ना कि अब गुच्छा और ऊपर पहुंच गया है। बाकी कई लोग तो उनमें से ऐसे उछल कूद मचाने वाले हैं जो 2002 से मचा रहे हैं। हरिद्वार जा रहे मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड की मंगलौर पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर आगे जाने से रोक लिया। इस बीच उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है और कहा कि धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्णय लिया वो उसकी तारीफ करते हैं और जो लोग नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में दुकानें लगा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सनातन धर्म को चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर भी टिप्पणी की और कहा कि वो कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयान दे रहे वो उचित नहीं है। मुजफ्फरनगर में हुई घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि उस घटना को भी मीडिया ने गलत तरीके से दिखाकर भ्रमित किया, जबकि उस रेस्टोरेंट पर काम करने वाले मुस्लिम ही थे। हरिद्वार में अपने सनातन धर्म के जो दुकानदार है, खाद्य पदार्थ की दुकानें, उनकी दुकानों पर ओम का झंडा भगवे रंग का और भगवान वाराह का चित्र लगाने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है, नारसन पुलिस चौकी, वहाँ रोक ली। कहा कि नहीं जी आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो हम यहाँ बैठ गए, तो बता दिया भाई हम तो इसलिए जा रहे हैं कि लिए नहीं जाने दिए जाएंगे। तो फिर मैंने तो पुलिस प्रशासन से यही पूछा है कि भगवान वाराह का चित्र लगाना, भगवा झंडा लगाना यदि अपराध हो तो मीडिया वाले आ रहे हैं, इनको बता दो भाई अपराध है तो हम वापिस चले जाएंगे, और नहीं अपराध है तो अपनी भारत की संस्कृति का प्रचार करना और अपने सनातन धर्म के लोगों को शुद्ध भोजन कराना, अशुद्ध भोजन से उनके षड्यंत्रों से बचाना, ये हमारा परम कर्तव्य। हम सन्यासी हैं। माननीय श्री पुष्कर धामी जी, बस उनको तो मैं यूँ कहता हूँ करोड़ों करोड़ों का अरबों धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है निडर होकर के, ये उनके अंदर भारत की संस्कृति बोलती। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। इस वक्त मॉनसून उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहा, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए मॉनसून से पहले और बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश भर में संचालित पुलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इस बार पीडब्ल्यूडी पुलों के निरीक्षण को लेकर मॉनसून से पहले पूरा नहीं किया जा सका। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश भर में 3400 से अधिक पुल मौजूद हैं। हालांकि मॉनसून दस्तक दे चुका है और अब तक लगभग 2400 पुलों का निरीक्षण विभाग के द्वारा किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 1000 के करीब पुल अभी भी बाकी हैं जिनका निरीक्षण किया जाना बाकी है। अब ये बड़ा सवाल है कि मॉनसून सीजन के दौरान यदि इन पुलों के क्षतिग्रस्त होने से किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जैसे मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ एक आदेश भी है कि जितने भी हमारे ब्रिजेस हैं उनका इंस्पेक्शन बिफोर मानसून और आफ्टर मानसून करना पड़ता है। तो लगभग 3451 ब्रिजेस हमारे हैं जिसमें से 2496 ब्रिजेस का प्री मानसून इंस्पेक्शन हमारे फील्ड अभियंता द्वारा किया जा चुका है।
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आध्यात्मिक और आर्थिक मजबूती का आधार है, जो एक ओर स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का द्वार खोलता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के राजस्व को भी बढ़ाने का काम करता है। सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिनका चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम भी अच्छे राजस्व के साथ सरकार की झोली भर रहा। 2 महीने पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा में GMVN ने 33 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली, जबकि चारों धामों के कपाट बंद होने में अभी भी 4 महीने का समय बचा हुआ है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा का कहना है कि इस वर्ष अभी तक 33 करोड़ की कमाई GMVN कर चुका है। पिछले वर्ष GMVN ने यात्रा के दौरान कुल 57 करोड़ रुपए की कमाई की थी और आने वाले समय में GMVN पिछले वर्ष की गई कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है। देखिए, जो कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए जिसके कारण कुछ टिकट्स हमारी कैंसिल हुई हेली की, और हेली यात्रा कभी मौसम ख़राब होने के कारण बाधित हुई, इसके कारण भी टिकट्स कैंसिल हुए, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे गेस्ट हाउसेस पर पड़ता है, नो डाउट। बट अभी तक हम लोग लगभग 33 करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। ये डेटा हमारा लगभग 25 जून का है, और 25 जून के बाद का भी डेटा हमारा रिकंसाइल हो रहा है। तो पिछले साल हम लोगों ने लगभग 57 करोड़ दिया था पूरे यात्रा के दौरान, और अभी यात्रा के भी हमारे पास, क्योंकि यात्रा अभी बरसात में चालू ही है, प्रारंभ में सुचारू रूप से चल रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण कई बार कुछ इंसिडेंट के कारण हो सकता है 1-2 घंटे के लिए कहीं यात्रा रुकी जा रही हो, बट यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। रामनगर से आगरा फोर्ट तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब रामनगर से मथुरा कासगंज होते हुए आगरा जाने वाली ट्रेन को रेलवे ने आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर दिया है। ये ट्रेन अब नई LHB कोचों के साथ चलेगी, जो न केवल अधिक सुरक्षित है बल्कि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक भी है। रेलवे सुपरिटेंडेंट राजकुमार बनवाल ने बताया कि पहले ये ट्रेन स्टील की बनी पुरानी तकनीक वाली ICF रैक से चलती थी, जो कि दुर्घटना की स्थिति में एक दूसरे पर चढ़ जाती थी। अब ये ट्रेन LHB रैक से चलेगी, जो इस तरह की दुर्घटनाओं से पूरे तरीके से सुरक्षित होती है। आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित इन कोचों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, इसमें जो है सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पहले जो गाड़ियां थी उसके जो है उसमें ब्रेक जो एयर ब्रेक थे, इसमें डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन उसमें स्प्रिंग सस्पेंशन था, इसलिए इसके सस्पेंशन जो है पहले की तुलना में बेटर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये एंटी क्लाइंबिंग फैसिलिटी है। इसी कारण से अगर गाड़ी कहीं दुर्घटना होती है, यह जो कोच जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं। ऊधम सिंह नगर के खटीमा तहसील के ग्राम जमूर भिलैया में जानवरों के लिए चारा लेने गए व्यक्ति पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया था। हमले में व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टर BK सिंह का इस पर कहना है कि जमूर भिलैया निवासी को यहां पर घायल अवस्था में लाया गया था, जिन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। स्थिति सामान्य है। जमूर भिलैया के नागरिक को लाया गया है नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि घायल अवस्था में है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, स्थिति सामान्य है और उसको निगरानी में रखा। वहाँ जंगल के पास खेत है, चारा काटने गए तो वहाँ 2 लोग थे, सीधे पीछे राग ने हमला कर दिया। जैसी सूचना मिली मुझे, स्त्री के पिताजी बता रहे थे, मुझे सूचना मिली, काम में जा रहा था, मैं वहाँ काम कर रहा था, वहाँ सूचना मिली तब तुरंत आया। रुड़की से अगली खबर, जहां पर गुप्ता सरनेम लगाकर चाय की दुकान पर सामान बेच रहा था गुलफाम नाम का युवक। बारकोड स्कैन करने पर गुलफाम नाम का खुलासा हुआ है। खबर चलने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। गुप्ता चाट भंडार दुकान के स्वामी अशोक गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दुकानदार से अब पूछताछ कर रही है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन बॉर्डर का ये मामला है।
हल्द्वानी विकासखंड में 60 ग्राम प्रधान, 39 बीडीसी और 4 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जबकि सैकड़ों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। इस दौरान गांव की सरकार बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिला। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो रही है, लिहाजा चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह रावत ने इस पर बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन पत्र की बिक्री और नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी विकासखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और 31 जुलाई को मतगणना होगी। हल्द्वानी विकासखंड में 2 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना है। उसके बाद 7 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक नामांकन पत्रों का स्क्रूटनी होनी है। तत्पश्चात 10 और 11 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाने हैं और 18 तारीख को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाना है। नामांकन शुरू हो गया, लोग बड़े उत्साहित होकर इस बार इस नामांकन में भाग ले रहे हैं और आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। दोबारा नामांकन करने आई हूँ प्रधान के इसमें, और हमने अपने गांव में काफ़ी काम कराए हैं और क्या कहते हैं अभी आगे को जीत के फिर और कराएंगे। और अभी ये कोरोना काल के वजह से 2.5 साल तो हमारे वैसे ही जा चुके हैं और फिर उसके बाद 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल बचे थे, उसके बाद आधा ही काम है, फिर आचार संहिता लग गई, ऐसे करके अभी बहुत पेंडिंग में काम बचे हुए हैं। और अब क्या कहते हैं अब प्रधान बन गए, देखो जनता का सहयोग मिलेगा तो प्रधान बनेंगे तो आगे अपने ग्राम सभा में आगे और कुछ करवाएंगे। नैनीताल में जिला पंचायत सदस्य के लिए 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 27 सीटों पर पर्चा खरीदने वालों की संख्या 198 हो गई है। इस बार चुनाव में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही। जिला पंचायत जोली कोट में पंचायत सदस्य के लिए देवकी बिष्ट ने नामांकन किया और कहा कि मैं क्षेत्र के लिए अच्छा काम करूंगी, स्वच्छता और स्कूलों की मरम्मत कर शिक्षा को महत्व दूंगी और क्षेत्र के लिए विकास भी करूंगी। रामनगर में उपजिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मदरसे के संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुआ। इस पर प्रशासन ने छात्र हित में मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई 2025 को उपजिलाधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह, उप निरीक्षक प्रेम बल्लभ जोशी पुलिस विभाग और राजस्व उप निरीक्षक राहुल आर्य, गोविंद अधिकारी और कैलाश चंदूला की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर मदरसा मिफ्तुल उलूम जामा मस्जिद परिसर रामनगर का औचक निरीक्षण किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।